गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास में लिवर का पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म कर लिया था। अब हमें बस लिवर का सिक्रीशन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना रह गया है, जिसे कहते हैं बाइल जूस। तो देखिए अब 600 to 900 ml secreted पर डे। तो बाकियों के कंपैरिजन में देखें, इसका सिक्रीशन सबसे कम मिला है अभी तक। पीएच है 8 से 8.2। कंसिस्ट ऑफ bile, pigments and bile salts। तो इसमें बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, बट एंजाइम्स नहीं हैं। तो एक नई बात पता चली। हमने सलाइवा में भी एंजाइम्स पढ़े थे, हमने गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम्स पढ़े, पेनक्रियाटिक जूस और सकस एंटेरिकस सब में एंजाइम्स थे। सिर्फ एंजाइम्स किस में नहीं है? बाइल जूस। तो यहाँ याद रखेंगे, देयर आर नो एंजाइम्स प्रेजेंट। तो ये बाइल जूस की कहानी है। अब हमें डिटेल पढ़ना है बाइल पिगमेंट्स का और बाइल सॉल्ट्स का। तो मैं पहले बाइल पिगमेंट्स के बारे में बताती हूँ। बाइल पिगमेंट्स दो हैं, बिलीरुबिन मेजर और बिलीवर्डेन। These are actually excretory products। ये हमें बॉडी से बाहर ही करने हैं। तो बने कहाँ से हैं? अभी आप इतनी सी बात तो जानते हो कि हमारे आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है तो उसमें से एक हीम नाम का पिगमेंट निकलता है। उस हीम पिगमेंट को लिवर तोड़ करके कन्वर्ट करता है बाइल पिगमेंट्स में, जिसे कहते हैं बिलिरुबिन और बिलीवर्डेन। आप बस इतना जानो कि अगर वो हीम पिगमेंट ऐसे ही छोड़ दिया जाता बिना तोड़े हुए, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता था। तो जब एक आरबीसी का डेथ होता है बॉडी में, तब उस आरबीसी में से जो हीमोग्लोबिन निकलता है, उस हीमोग्लोबिन में से हीम पिगमेंट को तोड़ करके बनता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डेन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बात क्या लिख दूंगी? formed as a result of degradation of hemoglobin। Formed as a result of degradation of hemoglobin। Next, both are excretory products। दोनों को बॉडी से बाहर ही करना है। बोथ आर excretory products। अब जब ये दोनों when bile pigments come out with our fecal matter फीसेस के साथ, यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ जब बाहर आते हैं, तो ये फीकल मैटर को येलो कलर देते हैं। और सिमिलरली ये यूरिन के साथ भी बाहर आते हैं, तब भी येलो कलर ही मिलता है। सो दैट इज़ वाई बाइल पिगमेंट्स की वजह से, उनके एक्सक्रीशन की वजह से हमारा यूरिन और फीसेस दोनों येलो कलर के हो जाते हैं। तो देखो, आप पूरी कंसेप्ट समझ जाओ। लिवर ने हीमोग्लोबिन को तोड़ा
और उसमें से बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बना दिया। बिलिरुबिन बिलीवर्डिन को डाल दिया ब्लड में। अब ब्लड के रास्ते कुछ चला गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कुछ चला गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, यानी कि किडनीज के पास। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने कहा ये तो बेकार चीज़ है, मैं फीकल मैटर के साथ बाहर कर देता हूँ। किडनी ने भी कहा बेकार चीज़ है, मैं यूरिन के साथ बाहर कर देता हूँ। तो निकल गया ना बॉडी से बाहर। सो व्हेन बाइल पिगमेंट्स आर removed out, when bile pigments removed out with fecal matter, when bile pigments removed out with fecal matter named as stercobilin and gives yellow color to feces। अब मैं दोनों का अलग अलग क्या नाम देती रहती बार बार, मैंने ओवरऑल जब ये फीसेस में गया तो एक नया नाम तो देना ही पड़ेगा। जब लिवर बनाता है और जब लिवर ब्लड में डालता है तो ब्लड तक के सर्कुलेशन में इसका नाम है बिलिरुबिन बिलीवर्डिन। लेकिन जब ये ब्लड की जगह अब फीकल मैटर में जाएगा तब मैं ये वाला नाम नहीं रख सकती, मुझे नया नाम रखना पड़ेगा। और वो नया नाम क्या है? स्टर्कोबिलिन। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हेन बाइल पिगमेंट्स आर रिमूव्ड आउट विद फीकल मैटर they are named as stercobilin and it gives yellow color to feces. Similarly, next line, when bile pigments are removed out with urine, then named as यूरोबिलिन या यूरोक्रोम, दोनों इसी के नाम है। When bile pigments are removed out with urine, then named as यूरोबिलिन या यूरोक्रोम and gives yellow color to urine and gives yellow color to urine। तो ये कहानी हमें बाइल पिगमेंट्स की समझ आ गई कि दो पिगमेंट्स हैं, किसको तोड़कर बने हैं, एक्सक्रीटरी नेचर के हैं और किस किस चीज़ के साथ एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब हमें समझना है बाइल सॉल्ट। देखो, बाइल सॉल्ट्स में कुछ हैं इनऑर्गेनिक और कुछ हैं ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स। जो इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स हैं वो सेम वही हैं जो पेनक्रियाटिक सॉल्ट थे, यानी कि NaHCO3 और KHCO3। और दोनों में से कोई एक ऑप्शन पूछ लेना कि नहीं मुझे तो भाई एक ही ऐसा सॉल्ट बताओ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो मेजरली है बाइल जूस में, तो प्रायोरिटी इसको देना है, ये ज़्यादा होता है। सो इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट इंक्लूड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब फंक्शन आप लोग मुझे खुद ही बता दो, सेम फंक्शन जो पेनक्रियाटिक सॉल्ट का था। दे न्यूट्रलाइज the acidity of
अब ध्यान दोगे ना, तो इंटेस्टिनल जूस में कोई सॉल्ट नहीं था, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो एसिडिक खाना आया था स्टमक से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिडिटी से बचाने के लिए एक तो पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक सॉल्ट भेजे थे और दूसरा लिवर बाइल सॉल्ट भेजता है, इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। तो अब बहुत ही नेग्लिजिबल स्कोप है कि इंटेस्टाइन में एसिडिक काइम कुछ कर पाएगा। अब बात आई ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट की। ये भी दो हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं कोलिक एसिड। कभी नाम सुना है? हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टेरॉल, वो एक स्टेरॉइड है, एक ना डेराइव्ड एक कॉम्प्लेक्स तरह का लिपिड होता है। वो उसी कोलेस्ट्रॉल से, स्टेरॉल से, यानी कि स्टेरॉइड्स से एक कोलिक एसिड बनता है, और उस कोलिक एसिड से ये बनते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। तो कल को आपसे कोई पूछ लेना कि मुझे फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बताओ, तो आप उसमें एक फंक्शन बता सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल जो कि एक स्टेरॉल है या स्टेरॉइड है, उससे कोलिक एसिड बनता है, और कोलिक एसिड से बनता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। अब इसका फंक्शन क्या है? हम जो फैट खाते हैं वो फैट ना ऐसा बड़ा बड़ा साइज़ का होता है। जब तक लार्ज फैट ग्लोब्यूल का छोटा छोटा टुकड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड करना पॉसिबल नहीं होता। तो बड़े फैट के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं, और ये एमल्सिफिकेशन करता है ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। तो जो सबसे मेन एंजाइम है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि डाइजेशन ऑफ लिपिड करेगा, जो अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, उस डाइजेशन ऑफ लिपिड को करने के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करना होगा, और वो एक्टिवेट तभी होता है जब उसको एमल्सिफाइड फैट मिलेगा। और एमल्सिफिकेशन सिर्फ कौन कर सकता है? ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। तो द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स विल बी पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो फिलहाल इसके नीचे लिखो, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स के नीचे, these organic bile salts cause breakdown of large fat into small globules. Cause breakdown of large fat into small globules, and this process called emulsification, highlight करना, and this process called emulsification. तो अब हम आखिरी में कुछ फंक्शंस ऑफ बाइल जूस या लिवर देख लेते हैं ओवरऑल। फंक्शंस ऑफ बाइल जूस या लिवर, एक ही बात है। नंबर वन यही लिखोगे, it helps in
neutralization of chyme. It helps in neutralization of chyme. Number 2, causes emulsification of fats. जो भी हमने पढ़ा, नंबर 1 causes it helps in neutralization of chyme. Number 2, it causes emulsification of fats. Number 3, activates pancreatic lipase. एक्टिवेशन से मतलब है कि एमल्सिफिकेशन होगा तो ही ये काम करेगा, तो एक्टिवेशन में मदद कर ही रहा है. एक्टिवेट्स पेनक्रियाटिक लाइपेज. नंबर 4, प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ putrefying bacteria. Prevents growth of putrefying या fermenting bacteria. बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं जो फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक डिग्रेडेशन शुरू कर देना चाहते हैं. उन सब बैक्टीरिया की ग्रोथ को बहुत हद तक रोकने वाला है बाइल जूस. ये इस तरह का कंडीशंस क्रिएट कर देता है कि उसमें फर्मेंटेशन होना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. जैसे कि हमने HCl के लिए भी लिखा था कि गैस्ट्रिक जूस में HCl की एसिडिटी की वजह से पैथोजेंस मर जाते हैं, वैसे ही ये भी हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट, नंबर 5, लिवर हेल्प्स इन absorption of fats and fat soluble vitamins, that is vitamin A, D, E एंड विटामिन के. जितना भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें जो भी फैट मिलता है उस फैट को ब्लड तक एब्जॉर्ब करना. एब्जॉर्प्शन का मतलब याद आ रहा ना, बताया था. तो सारा फैट उठाकर ब्लड तक पहुंचाना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करना, उसमें भी लिवर का काम होने वाला है, बाइल जूस का काम होने वाला है. और लिवर की मदद से ही हम ब्लड तक पहुंचा पाते हैं फैट में घुलने वाले विटामिन. सिर्फ 4 ही हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के. याद रखना, फैट सल्यूबल विटामिन्स. सिक्स्थ फंक्शन, helps in formation of urea by ornithine साइकिल. तो आपने सुना है ऑर्निथीन साइकिल, यूरिया साइकिल. ये नाम नहीं सुना तो इतना तो याद होगा कि हमारे बॉडी में एक नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, जो हम यूरिन के साथ बाहर करते हैं. वो यूरिया कैसे बनता है, कहाँ बनता है, सब पढ़ेंगे. आज से एक बात याद रखनी है कि वो यूरिया बनेगा लिवर में. हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय ऑर्निथीन साइकिल. नेक्स्ट, हेल्प्स इन सिंथेसिस and storage of
ग्लाइकोजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंसुलिन हार्मोन के कहने पर लिवर का हर एक सेल ब्लड से ग्लूकोज लेता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। अब जब भी ज़रूरत होगी उसे उठाकर वापस से ब्लड में डाल देगा। सो हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर पूछे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कहाँ होता है, जवाब लिवर। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ होता है, फिर से जवाब लिवर। लेकिन जब लिवर के सेल्स ग्लाइकोजन से फुल हो जाते हैं, अब जगह ही नहीं है रखने की, तब ग्लाइकोजन का स्टोरेज मसल सेल्स में किया जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर नीट में क्वेश्चन पूछता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस अकर्स इन, एक ऑप्शन है ओनली लिवर, दूसरा ऑप्शन है बोथ लिवर एंड मसल, तो आप आंसर कहोगे ओनली लिवर। ग्लाइकोजन बनता सिर्फ कहाँ है, लिवर में। लेकिन अगर बोला ना कि ग्लाइकोजन स्टोरेज अकर्स इन, तो आंसर होगा लिवर एंड मसल्स। ज़्यादा बड़ा स्टोर हाउस लिवर ही है, लेकिन लिवर सब नहीं रख पाता, तो उसको कहाँ रखवाना पड़ता है, फिर मसल सेल्स में। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द मेन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। इसको भी हाईलाइट करना, इट इज द मेन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। समझना ध्यान से, क्या मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन का। किसी भी टॉक्सिक यानी कि हार्मफुल चीज़ को हार्मलेस बना देता है, चाहे वो चीज़ कोई पैथोजन हो, चाहे वो हमारी खाई हुई कोई दवाई हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो लिवर को लगे ये आगे जाकर कुछ हार्म करेगी, उस हार्मफुल चीज़ को हार्मलेस बना देता है। पहले सुनना सब बात, फिर लिखते हैं। दूसरी बात, ये काम लिवर के हर एक सेल में होता है, यानी कि हेपाटोसाइट में। आपने सुना है सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेचर ने क्या किया, लिवर के सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, उसमें एक स्पेशल तरह की एक्टिविटी दी है। उस एक्टिविटी का, उस प्रोटीन का, एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिस वजह से लिवर के सेल्स के SER की प्रॉपर्टी बन गई कि वो किसी भी हार्मफुल चीज़ को हार्मलेस कर सकता है। सो अब लिखोगे डिटॉक्सिफिकेशन के नीचे, इट इज़ conversion of any harmful substance into harmless substance. It is conversion of any harmful substance into harmless substance. And this occurs in liver cells. And this occurs in liver cells. अब नीचे अलग से स्टार लगा के लिखना, in liver cells there is SER having cytochrome P450 एक्टिविटी। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, इन लिवर सेल्स देयर इज SER हैविंग
cytochrome P450 activity, which helps in detoxification. ये एक एडिशनल पॉइंट है, सेल चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ भी इसको मेंशन कर रहे हैं। लिवर के सेल्स में SER के अंदर एक स्पेशल एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो पाया कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। तो ये हमने कुछ लेकिन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हैं लिवर और बाइल जूस के। अब आखिरी में ना एक नोट लिख दो इसके साथ ही। सबसे पहले इन लिवर ऑफ फ्रॉग, नंबर 1 पॉइंट लिखो, इन लिवर ऑफ फ्रॉग देयर आर 3 lobes present. In liver of frog there are 3 lobes present. सेकेंड लिखो, इन लिवर ऑफ रैबिट, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, बस याद कर रहे हैं हम। इन लिवर ऑफ रैबिट there are 5 lobes present. In liver of rabbit there are 5 lobes present. Number 3, liver has reparative power of regeneration. Liver has reparative power of regeneration. देखो ये पॉइंट क्यों लिखा रही हूँ, एज अ लेमैन ना हम सब लोगों के दिमाग में एक बात है कि लिवर अगर ख़राब हो जाए तो ठीक हो जाता है, लिवर डैमेज हो गया तो ठीक किया जा सकता है। अगर हमारा लिवर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, तो वो रिपेयर करने की, वो ठीक होने की कोशिश करता है। ना कि ऐसा है कि किसी ने शराब पी और शराब पीकर लिवर का इतना बड़ा टुकड़ा खराब हो गया, अब वो कहे कोई बात नहीं मेरा लिवर तो ठीक हो सकता है, रीजनरेट कर जाएगा। तो उसको याद रखना है, लिवर डजेंट हैव पावर ऑफ रीजनरेशन। लिवर का एक टुकड़ा खराब हो गया तो ठीक नहीं हो रहा, लिवर का एक छोटा सा पार्ट डैमेज हो गया तो रिपेयर हो रहा है। रीजनरेशन का मतलब तो क्या होता है, मैं कहती हूँ ये लिवर है, मैंने इसके 3 टुकड़े किए, ये जो टुकड़ा है ये बाकी का लिवर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। तो रीजनरेशन का मतलब होता है इस एक हिस्से में बाकी दोनों बन जाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अगर लिवर का ये एक पोर्शन डैमेज हो गया है तो इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो फ़र्क याद रखना है, रीजनरेशन का मतलब है एक बचा हुआ टुकड़ा बाकी सब बना देगा, ऐसा हमारे लिवर में होना पॉसिबल नहीं है। तो आज से एक एडिशनल बात याद रखोगे, लिवर हैज़ रिपेयरेशन पावर ऑफ रीजनरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर। तो अब मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स किए थे। एक डाइजेस्टिव ट्यूब था, गट पूरा का पूरा जो सिस्टम पैसेज है जहाँ से जाएगा खाना, और दूसरे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पढ़ करके ख़त्म कर लिए। अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें अपने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रास्ते में क्या क्या रखा हुआ है वो सब समझना है। तो अब हम माउथ से लेकर के एनस तक की पूरी कहानी पढ़ेंगे।
वो अब हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो अब मैं हेडिंग डाल रही हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे पहला पार्ट है माउथ। तो देखो माउथ क्या है, ये जो दो मूवेबल लिप्स है ना, अपर लिप लोअर लिप, इन दोनों लिप्स के बीच में देखो ऐसे मैं मार्क कर रही हूँ, अपर लिप लोअर लिप, इनके बीच में जो पतली सी ओपनिंग है ना, ये बस ये, इस नैरो ओपनिंग को माउथ कहते हैं। तो हम क्या लिखते हैं डेफिनेशन माउथ का, इट इज़ स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट मतलब ये पूरा जबड़ा नहीं खोलना कि मैंने ये माउथ दिखाया, ये माउथ है ही नहीं, मैंने सिर्फ अपर और लोअर लिप को थोड़ा सा खोला, तो ये जो पतला सा बीच में ओपनिंग क्रिएट हो रहा है, इसे हम कहते हैं माउथ। सो माउथ इज अ slit like opening guarded by two movable lips। तो ये एक पतली सी ओपनिंग है जिसको गार्ड करने के लिए ये दो मूवेबल लिप्स हैं। ठीक, अब इस माउथ को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। एक का नाम है वेस्टिब्यूल, दूसरे का नाम है बकल कैविटी। तो देखो ये वाला स्पेस याद करो, याद आ रहा है, ये जो स्पेस है विच इज़ इन बिटवीन द लिप्स और चीक एंड द टीथ, उस स्पेस को हमने कहा था वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल इज द स्पेस इन बिटवीन लिप्स या टीथ एंड चीक्स। फिर से बता रही हूँ कि माउथ को हमने कहा कि ये दो चीज़ें इंक्लूड कर रहा है, कि जैसे ही माउथ खुलेगा इसके अंदर और क्या क्या मिलेगा। एक तो ये वाला स्पेस मैं फिर दिखा रही हूँ, ये स्पेस, इस स्पेस का नाम क्या है, वेस्टिब्यूल। और फिर जब मैंने पूरा माउथ ओपन किया, सिर्फ लिप्स नहीं मूव हुए, मेरे दोनों जॉज भी मूव हुए। इन दोनों जॉज के बीच में, इन दोनों जॉज के बीच में जो स्पेस है वो है बकल कैविटी या ओरल कैविटी। सो बकल कैविटी इज द स्पेस in between both the jaws। सो आई होप अब आपको सब चीज़ों का डिफरेंस क्लियर है। माउथ सिर्फ लिप्स के बीच का ओपनिंग है, फिर उसके अंदर वो स्पेस है, और जॉज के बीच में जो कैविटी है उसे कहते हैं बकल कैविटी। इसके आगे लिख देना ऑल्सो कॉल्ड माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, ऑल्सो कॉल्ड माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। तो अब हम एक पूरा सेटअप बना के देखते हैं माउथ का।
देखो, अपर लिप लोअर लिप, अपर लिप लोअर लिप मैंने पूरा पकड़ के खोल दिया तो अब मुझे पूरा माउथ, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी सब दिखाई देगा। अब ये देखते हो, नोज़ के नीचे जले तो यहाँ नोज़ के नीचे आए और अपर लिप पे देखें तो यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा हुआ ऐसा लगता है। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रम। सो ये मैंने यहाँ पर हल्का सा दिखाया। फिल्ट्रम इज़ अ नैरो क्लेफ्ट, हल्का सा दबाव है ऑन द अपर लिप जस्ट बिलो द नोज। सो लिख लो, फिल्ट्रम इज अ क्लेफ्ट, CLEFT। फिल्ट्रम इज अ क्लेफ्ट present on upper lip, present on upper lip just below the nose। तो ये बात हो गई फिल्ट्रम की। लिप के ऊपर, अपर लिप के ऊपर, लोअर लिप पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब आगे चलते हैं। ये आ गए टीथ। अपर जॉ में, लोअर जॉ में, ठीक है। अब हमारे बकल कैविटी की जो छत है, बकल कैविटी की जो छत है उसे पैलेट कहते हैं और इसके फ्लोर पर रखा हुआ है टंग। तो देखो, इस तरह से ये मैंने मार्क कर दी टंग, और ये जो पूरी छत है इस छत को कहते हैं पैलेट। जो आगे, मान लो ये मैं इस तरह से खोल रही हूँ, पूरा मुंह, जॉस खोल रही हूँ, ये छत है। ये जो ऐसे ऊपर को जा रही है, आगे को, ऊपर को, इसे हार्ड पैलेट कहते हैं और ये जो है ये सॉफ्ट पैलेट है। इस हिस्से में हड्डियाँ होती हैं तो ये हार्ड हो जाता है और यहाँ हड्डी नहीं है तो ये सॉफ्ट रहता है। तो ये मैंने जो बाहर की तरफ मार्क किया है ये है हार्ड पैलेट, और जो अंदर की तरफ जा रहा है ये है सॉफ्ट पैलेट। ये सब मैं लिखाती हूँ अभी, पहले डायग्राम समझो। जहाँ पर ये छत ख़त्म हुई यानी कि सॉफ्ट पैलेट ख़त्म हुआ, वहाँ पर ना कैसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ है, उस स्ट्रक्चर का नाम है यूव्यूला। मान लो ये मैं एंड में जा कर के ऐसे लटका देती हूँ। तो देखो, अब साथ साथ फंक्शंस देखते हैं फिर लिखते हैं। हार्ड पैलेट हार्ड इसलिए है कि उसमें हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के नाम आगे पढ़ेंगे क्या क्या हैं, और इस हार्ड पैलेट का फोल्डिंग्स हो जाती हैं। ये ऐसे सीधे नहीं होता, इस तरह से ऐसे फोल्ड बना लेता है, इस तरह से छोटे छोटे फोल्ड्स बना लेता है। इन फोल्ड्स को रूगे कहते हैं, मतलब ये स्मूथ सा दिखने की बजाय ऐसे ऐसे फोल्डेड दिखाई देगा। इन्हें कहते हैं पैलेटाइन रूगे। क्यों? अगर आगे से खुद फील करके देखना, यहाँ पर अगर यहाँ कुछ प्रोजेक्शन नहीं होती, फोल्ड नहीं होती, तो खाने की फिसलने की स्पीड नहीं ज़्यादा हो जाती। सड़क पर स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं तो स्पीड कम हो जाती है ना। इसी तरह से जब खाने को यहाँ डाला, स्पीड कम करनी थी तो बना दिए ये रूखे। अब खाना जब तक दांत पकड़ के च्यू नहीं कर लेते तब तक जल्दी से फिसलने वाला नहीं है। लेकिन जो सॉफ्ट पैलेट है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी ही है, क्योंकि अब मुझे खाने को आसानी से निगलना है। तो इजी स्वैलोइंग के लिए
सॉफ्ट पैलेट स्लिपरी किया गया है और हार्ड पैलेट से ज़्यादा जल्दी से ना फिसल जाए इसलिए उसमें प्रोजेक्शंस बनाए गए हैं और इन प्रोजेक्शंस को रूगे कहते हैं। और जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, कोई भी कार्निवोर, वो लोग खाते हैं मीट। अब मीट को चबाने में और ज़्यादा टाइम चाहिए तो उनके पास रूगे और ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो जिस जानवर का, चाहे इंसान की बात करें किसी भी एनिमल की बात करें, जिसका जैसा नेचर है, अगर वो कार्निवोर है तो उसे ज़्यादा च्यू करना है तो उसके पास नंबर ऑफ रूगे ज़्यादा होंगे। और ये छत के एंड में जो फ्लैप लटक रहा है, इस फ्लैप का नाम मैंने क्या लिखा है? यूविला। ये क्या करता है? जैसे ही आपका खाना नीचे को जाएगा, स्वैलोइंग होगी, तो खाने को क्या पता मुझे ऐसे ही जाना है, खाना यहाँ से घूमकर नाक से भी तो बाहर आ सकता था। तो वो जो एंड में फ्लैप लटक रहा है ना, वो फ्लैप ऐसे होकर अंदर से यहाँ से हमारे नेज़ल पैसेज को बंद कर देगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूव्यूला prevents the flow of food into nasal passage। खाना कहीं नाक की तरफ ना बढ़ जाए, नाक को पीछे के पीछे बंद करने वाला ये फ्लैप क्या है? यूविला। और हमारी टंग को फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से जोड़ा जाता है। इसको फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से जोड़ने वाला ये जो टिश्यू है, इसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। इसका नाम क्या है? लिंगुअल फ्रेन्यूलम। तो अब ऐसा करो, हेडिंग डालो बकल कैविटी, हेडिंग डाल दो बकल कैविटी। लिखो बकल कैविटी में इट्स एंटीरियर जो भी चीज़ ऊपर को पॉइंट करे उसे एंटीरियर कहते हैं और जो नीचे को पॉइंट करे वो पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो लिखोगे बकल कैविटी में इट्स एंटीरियर पार्ट इज हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट। उससे पहले एक और लाइन लिखो, पहले बकल कैविटी में उससे पहले एक लाइन लिखो, द रूफ ऑफ बकल कैविटी, द रूफ छत, the roof of buccal cavity is called palate। The roof of buccal cavity is called palate, which is divided into, the roof of buccal cavity is called palate, which is divided into anterior hard palate and posterior soft palate। रिपीट कर रही हूँ, आपने हेडिंग डाला है बकल कैविटी, उस बकल कैविटी में आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा, द रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट विच इज डिवाइडेड इनटू anterior hard palate and posterior soft palate। Next line, hard palate consists of small foldings called palatine rugae। रिपीट कर रही हूँ, हार्ड पैलेट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फोल्डिंग्स कॉल्ड palatine rugae, small foldings called palatine rugae, which prevent the slipping of food, till
teeth complete their action which prevent slipping of food till teeth complete their action. तो जब तक दांत अपना चबाने का काम खत्म नहीं कर लेते तब तक वो खाने को फिसलने से रोकता है. और इसी के नीचे लिख देना या इसके ब्रैकेट में लिख लो, number of these rugae are higher in carnivores. Number of these rugae are higher in carnivores. Next point. Soft palate is slippery in nature. Soft palate is slippery in nature and this helps in easy swallowing of food. Soft palate is slippery in nature and this helps in easy swallowing of food. Next line. At the end of soft palate, at the end of end of soft palate, a small flap-like structure is hanging. At the end of soft palate, a small flap-like structure is hanging called uvula. A small flap-like structure is hanging, important, called uvula. And this uvula prevents entry of food into the nasal passage. And this uvula prevents entry of food into the nasal passage while swallowing. Repeat कर रही हूँ. This uvula prevents entry of food into nasal passage while swallowing. ये flap उसको जाकर के cover कर देता है. Next line. The floor of buccal cavity. The floor of buccal cavity consists of tongue. The floor of buccal cavity consists of tongue. तो अब देख रहे हो, माउथ के साथ हमें दो और स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़ने हैं. एक तो टंग पढ़ेंगे और दूसरे दांत पढ़ेंगे. तो लिख दो एक आखिरी में लाइन. सो tongue and teeth are the associated structures. So, tongue and teeth are the associated structures along with mouth. So, tongue and teeth are the associated structures along with mouth. तो अब ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है माउथ. उसी के अंदर अब हम देख रहे हैं डिटेल में टंग. तो देखो सबसे पहले इट इज वॉलेंट्री, मस्क्यूलर एंड ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो यही लाइन लिखो. इट इज वॉलेंट्री, मस्क्यूलर एंड ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर. क्या मतलब है इसका? टंग पूरा का पूरा मसल्स का बना है और ये जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स या वॉलेंटरी मसल्स हैं.
जिन मसल्स का रेगुलेशन हमारे कंट्रोल में होता है, जिनको मैं अपने हिसाब से रेगुलेट करके यूज़ कर सकती हूँ, उनको वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, अंडर आवर कंट्रोल। हार्ट की मसल, लिवर की मसल, किडनी की मसल कब ज़्यादा काम करती हैं, कब कम करती हैं, तेज़ी से करती हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है। तो जो मसल्स का मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं रेगुलेशन कर सकती उनका, वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। लेकिन टंग में ऐसी मसल्स हैं जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री है, अंडर आवर कंट्रोल है, पूरा मसल्स का बना है और ग्लैंड्यूलर नेचर का है, मतलब टंग पर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, इट्स एंटीरियर एंड इज फ्री। आगे का हिस्सा फ्री है, इसे कहीं नहीं अटैच किया गया, ये कहीं नहीं अटैच हुआ, जो अटैचमेंट हुई है वो पीछे से हुई है। सो इट्स एंटीरियर एंड इज फ्री बट posterior end is attached to the floor of buccal cavity with help of लिंगुअल फ्रेन्युलम। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रही हूँ। आगे से देखें तो एंटीरियर एंड, ऊपर जाता हुआ एंड फ्री है, कहीं अटैच नहीं हुआ। पीछे से देखें तो अटैचमेंट है, और उसको अटैचमेंट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो देखो, ये जो अटैचमेंट है टंग का, ना ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत रिजिड होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए, ना बहुत लंबा होना चाहिए। जो परफेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा ही चाहिए। जैसे कि इफ़ एनी पर्सन हैज़ दिस लिंगुअल फ्रेन्युलम वेरी लॉन्ग और रिजिड, कुछ कुछ लोगों का ये स्ट्रक्चर लंबा बन जाता है ज़्यादा, या बहुत टफ बन जाता है, तो ऐसे लोगों को वर्ड्स बनाने में, लेटर्स बनाने में दिक्कत होती है, वो बोल नहीं पाते अच्छे से। इस साइंटिफिक कंडीशन को एनकाइलोग्लोसिया कहते हैं। मतलब जो लोग ठीक से नहीं बोल पाते उनकी बहुत सी खराबी हो सकती है, बहुत से रीजंस हो सकते हैं, एंड वन ऑफ द रीजंस कुड बी इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो एक लाइन लिखेंगे नीचे, इफ this lingual frenulum, if this lingual frenulum becomes very long or rigid, if this lingual frenulum becomes very long or rigid, comma, such person will feel difficulty, such person will feel difficulty in making letters or words, such person will feel difficulty in making letters or words, comma, this defective condition called एनकाइलोग्लोसिया। This defective condition called एनकाइलोग्लोसिया। मैं रिपीट कर रही हूँ, if this lingual frenulum becomes very long or rigid, comma, person feels difficulty in making letters or words, comma, this condition called
दिस डिफेक्टिव कंडीशन कॉल्ड एनकाइलोग्लॉसिया। अब देखो, इसके स्टेटमेंट में हमने एक बात लिखी, वॉलेंट्री है, समझ आ गया, मस्कुलर है, मसल्स का बना है, ये भी समझ आ गया, लेकिन हमने लिखा ग्लैंडुलर भी है। तो देखो नेक्स्ट देखो, टंग कंसिस्ट ऑफ 2 मेन ग्लैंड्स, टंग कंसिस्ट ऑफ 2 मेन ग्लैंड्स। नून्स ग्लैंड्स और एबनर्स ग्लैंड्स। टंग के पास छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड हैं, जिसमें 2 मेन ग्लैंड्स हैं, नून्स ग्लैंड और एबनर्स ग्लैंड। नून्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और ये सिक्रीट करते हैं लिंगुअल लाइपेज। नोट डाउन करो, नून्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस और एबनर्स ग्लैंड सिक्रीट लिंगुअल लाइपेज। म्यूकस का काम तो अब तक आप जान ही गए हो, टंग को ल्यूब्रिकेटेड रखेगा जिससे कि चीज़ें आसानी से फिसलती जाएं। और अब नाम देखो, टंग को ना लिंगुआ भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम एक और नाम ऐड कर लेंगे। तो टंग ने एक लाइपेज बनाया है लिपिड डाइजेशन के लिए, उसका नाम है लिंगुअल लाइपेज। हालांकि ये लाइपेज बहुत वीक है, नेग्लिजिबल काम करता है, लेकिन काम करता तो है ना, तो नाम हमें याद रखना पड़ेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड में कोई लाइपेज नहीं बना था, सलाइवा में कोई लाइपेज नहीं था, लेकिन टंग ने एक लाइपेज सिक्रीट किया है बकल कैविटी में, और उस लाइपेज का नाम क्या है, लिंगुअल लाइपेज। तो ये अभी हमने टंग का एक जनरल व्यू ले लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम टंग का स्ट्रक्चर देखेंगे और टंग पर टेस्ट बड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।